नमस्कार, आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे दो सहयोगी अभिषेक और पूजा जुड़े हुए हैं और अगले 1 घंटे हम आपके स्टॉक और आपसे स्टॉक से जुड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जरा बाजार को देखें तो बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। निफ्टी जो है वो नए शिखर से 60 से ज्यादा अंकों की यहां पर गिरावट निफ्टी में नजर आ रही है। 20,000 से थोड़ा ऊपर इस वक्त 20,100 के करीब पहुंचता हुआ निफ्टी। वहीं बैंक निफ्टी पर भी प्रेशर आज नजर आ रहा है। आपको बता दें इस वक्त 45,900 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी में हमने थोड़ी देर पहले देखा कि काफी ज्यादा दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा था। चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि शो में आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं और मार्केट चेक उसके बाद हम लेंगे। तो योर स्टॉक में अपने सवाल भेजने का तरीका बड़ा ही आसान है। स्क्रीन के एक हिस्से में आपको एक नंबर नजर आ रहा होगा। आप इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो फेसबुक हो, एक्स हो या फिर इंस्टाग्राम, यहां पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए। हम आपके सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे। चलिए एक बार अपने दोनों खास एक्सपर्ट को शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ कुणाल वी परार हैं, वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल रिसर्च चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड से। कुणाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ अविनाश गोरक्षर साहब हैं, हेड रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से। अविनाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाजार में जिस तरह की वॉलेटिलिटी बनी हुई है, यहां से बाजार को किस तरह से आंक रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बाजार की अगर बात करें तो काफी अच्छी मैं कहूँगा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि एक लेसन भी सीखने को मिला है। जो डे बिफोर यस्टरडे जो फॉल आया था पर्टिकुलरली मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, जहाँ पे कहे तो भगदड़ मच गई थी। बहुत सारे से कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे क्या करना चाहिए मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि ऑन एन एवरेज 9 से 10% वहां पे स्टॉक डाउन थे। लेकिन अगर मैं कल की और आज की मोमेंटम देखूं तो आज कुछ उल्टा ही सीन है। जो लॉस हमें देखने को मिला था वो पूरा का पूरा रिकवर हो चुका था, और आज अगर देखने जाऊं तो कहीं ना कहीं जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव साइड में है। तो मैं यही कहूंगा कि ये वॉलेटिलिटी में और अगर अच्छा खासा गेन मिल रहा है तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूंगा कि प्लीज प्रॉफिट बुक करते रहे और ट्रेल एसएल के साथ रहे। और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी 20,080 के अराउंड अभी ट्रेड कर रही है। मुझे यहाँ से और भी ऊपर की मोमेंटम फिलहाल लग रही है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 20,300 तक का लेवल है जो निफ्टी हमें दिखाई दे सकता है। और बैंक निफ्टी 45,920 के अराउंड का लेवल है। बैंक निफ्टी में भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर में 46,300 तक के लेवल है जो बैंक निफ्टी भी हमें दिखा सकती है। तो ओवरऑल जो व्यू अभी फिलहाल बन रहा है वो ऊपर के लेवल का ही बन रहा है। अगर कोई भी डिप आता है तो व्यू यही है कि बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी के साथ यहाँ पे पोजीशन बना के चल सकते हैं विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर इंडेक्स में बने रहने की राय आपको दी जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे और दर्शकों के सवाल को भी शामिल करेंगे। सवाल पूछने का तरीका आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। आप हमें कॉल करिए, ये नंबर आपके स्क्रीन पर है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल पूछिए। इस बीच पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उत्तर प्रदेश से आनंद ने हमें कॉल किया है। आनंद जी नमस्कार, किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते मैडम जी। सर हम यही जानना चाहते थे मैडम कि हम 49 रुपये 20 पैसे से मतलब 2,000 शेयर स्मॉल उसको बैंक का खरीदे हैं शेयर मैडम, तो उसमें क्या करना चाहिए सर? अच्छा, एक बार लेवल्स फिर से, वो भाव फिर से बताएंगे किस पर लिया था आपने? जी हमने 52 रुपए से स्टार्टिंग किया सर, 53-54 से स्टार्टिंग किया, तो खरीदते खरीदते 2,000 शेयर हमने 49 रुपये 20 पैसे मतलब हो गया मैडम। अच्छा, तो अभी आपका करंट प्राइस जो है एवरेज करते करते 49.20 पर आ चुका है और लगातार नुकसान हो रहा है आपको यहाँ पर। 52-53 पर लेना शुरू किया, तो हम देख रहे थोड़े ऊपरी लेवल्स पर आपने यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश की थी। एवरेज करते करते जो इनका प्राइस आ चुका है वो है 49.20 और उसी के पास अब स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। अविनाश जी आपसे सवाल लेंगे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्या राय देंगे? स्टॉक में अभी बने रहने की राय देंगे या फिर कोई और स्टॉक
कोई और बैंकिंग स्पेस में ही कोई और स्टॉक आपको अच्छा लग रहा हो, वहां पर निवेश करने की सलाह होगी आपकी? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदा है, लेकिन बैंक अच्छी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और ये नया लिस्टेड स्टॉक है। मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने अगर 49 का एवरेज लेके इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट की है, तो मैं इनको यही कहूँगा कि थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड करिए, कम से कम एटलीस्ट एक 12 महीने का व्यू रखिए, क्योंकि नंबर्स आएंगे सितंबर के, उसके बाद बिजनेस कमेंट्री आएगी। लग तो रहा है कि डेफिनेटली सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स देखें, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन है, इक्विटास है, तो ओवरऑल जो सिनारियो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। तो कम से कम 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करिए, अच्छी खासी कमाई आपको होगी, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लंबा स्पेंड करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में नहीं, बट कम से कम अगले 8 से 12 महीने में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बेहतर नजरिया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अविनाश जी की तरफ से आपको मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। संजय, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी, हेलो पूछें सर, अपना सवाल। मैंने एल&टी फाइनेंस का बाई किया 134 का रेट पर 1300 क्वांटिटी का। ठीक है। तो इंटरडे के लिए बाई किया था, पर वो नीचे आ गया, इसलिए उसको होल्ड करना पड़ा। तो कब तो तक सर, रुक सकते हैं, कुछ नजरिया आपका? एक महीने के लिए। ठीक है, चलिए 1 महीने के लिए रुक सकते हैं। कुणाल बताएं, एल&टी फाइनेंस पे क्या करना चाहिए? थोड़े ऊपरी स्तर पे इन्होंने खरीदारी की, इंट्राडे के लिए लिया था, लेकिन फिलहाल रुके हुए हैं। 1 महीने का नजरिया चाहते हैं। वेल, एल&टी फाइनेंस की बात करें, काफी अच्छा स्टॉक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इंट्राडे के लिए जो स्टॉक लिया है, अगर हम अटक जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उस स्टॉक को आप कैरी करके चलो। अगर इंट्राडे का व्यू है तो इंट्राडे तक ही उसको सीमित रखना चाहिए। दो, अगर 1 महीने का व्यू अगर आपने बना लिया है तो मैं आपको ये कहूंगा कि फिलहाल स्टॉक में बने रहिए। एक अच्छा खासा सपोर्ट फिर नीचे में 128 के लेवल पे आ रहा है। 128 अगर वो ब्रेक नहीं करता है तो स्टॉक हमें ऊपर में 135 एंड 135 जैसे ही ब्रेक होगा 142 तक के भी लेवल हमें स्टॉक दिखा सकता है। तो व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। 128 के एसएल के साथ पोजीशन को हम कैरी करके चल सकते हैं। ठीक है, एल&टी फाइनेंस की बात हो रही है तो ज़रा एल&टी का भी एक चेक ले लेते हैं, एल&टी पे भी एक नज़रिया ले लेते हैं। अविनाश जी, एल&टी ज़रा देखिए, यहाँ से आपको क्या आपका व्यू बन रहा है? कोई ख़ास राय आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रशांत, एल&टी ने तो अभी बायबैक की प्राइस भी बढ़ाई है करीबन 3200, और 12 सितंबर इनका रिकॉर्ड डेट था। मेरे ख्याल से देखिए, एल&टी में डेफिनेटली काफ़ी बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स है, क्योंकि ऑर्डर बुक तो अच्छी रिकॉर्ड हाई पे है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ये साल बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली इंफ्रा डिफेंस में जो सेक्टर्स है वहाँ पे एल&टी का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो लंबी नजरिए के लिए कोई भी गिरावट अगर आती है, करीबन 3000 के नीचे अगर स्टॉक आपको मिलता है, तो खरीदने के मौके आपको समझने चाहिए। कम से कम साल 1.5 साल अगर कोई रखता है, तो ये लार्ज कैप स्टॉक में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली जो इंफ्रा और कैपिटल गुड्स और डिफेंस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि शेयर बायबैक के न्यूज पे काफी भाग चुका था। तो मेरे ख्याल से इट इज अ बाय ऑन डिक्लाइन एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है। तो लंबी अवधि के नज़रिए से एल&टी में एक पॉजिटिव व्यू। अब चलिए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। और एंजल 1 से स्नेहा सेठ जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। स्नेहा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज कहाँ पर ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखें, टाटा स्टील ये काउंटर है जिसने रिसेंटली अगर आप देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी। 124 123 के आसपास एक हर्डल था जो कि काउंटर ने सरपास किया। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिनों से। अभी मुझे लगता है करके कि यहाँ से जो अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है 130 टू 133 ये लेवल क्रॉस हो सकता है। तो आई वुड सजेस्ट करके कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शंस में अगर हम ट्रेड करना है तो 135 की जो कॉल है वो बाय करना है। 2.5 के आसपास अभी ये ट्रेड करा है, थोड़ा सा नीचे आया है, बट ये लेवल्स पे आई वुड सजेस्ट कि फ्रेश
बेट लिया जा सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 1.75 के आसपास और टारगेट इसमें 2.5 का रहेगा, 5.25। अगर आप इसका जो रिस्क देखें तो दैट इज अराउंड ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास है और जो इसका प्रॉफिट पोटेंशियल एज पर दी टारगेट दैट इज अराउंड 12,500। तो ओवरऑल इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा है और इसकी लॉट साइज इज अराउंड 5,500। तो ओवरऑल काउंटर काफी अच्छा है। अगर किसी को मेटल स्पेस में डालना है तो आई थिंक टाटा स्टील इज अ गुड काउंटर। ठीक है, टाटा स्टील को लेकर ये रणनीति ऑप्शंस के जरिए 135 वाली कॉल खरीदनी है, 2 रुपए से पैसे 3 रुपए के बीच में और लक्ष्य होगा 5.25 का, स्टॉप लॉस होगा 2.25 रुपए का। अधिकतम फायदा 12,375 और अधिकतम नुकसान उससे काफी कम 6,875 रुपए का। यह है स्नेहा की तरफ से रणनीति। आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक का सवाल लेंगे। आकाश मालवी हमारे साथ हैं, इनफैक्ट उनका सवाल हमारे पास आया है और आकाश के पास है येस बैंक के 20,000 से ज्यादा शेयर 14 रुपए के भाव पर और कल्याण ज्वेलर्स के शेयर हैं 420 की संख्या में 167 रुपए के भाव पर। येस बैंक इनके भाव से ऊपर है, इनको फायदा हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स भी ये शेयर बहुत तेजी से चला है और इनके भाव से ये भी काफी ऊपर आ गया है। अब ये राय जानना चाहता है कि करना इसमें क्या है। इस पर अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, क्योंकि आई थिंक ये एक बार इस पर फंडामेंटल चेक ही कर लेते हैं। येस बैंक का मामला है, येस बैंक अविनाश जी क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके भाव से तो ऊपर है ये शेयर, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेंज में फंसा हुआ है काफी दिनों से, आपको कोई उम्मीद है कि ये रेंज टूटेगी और शेयर ऊपर जाएगा, निवेशित रहे या फिर निकल जाए यहाँ से? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो इशू येस बैंक का है वो अभी इनके कैपिटल रेजिंग पे, कैपिटल एडिक्वेसी पे इन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द ये इसको रिप्लेस करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो और एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर येस बैंक से आ सकता है और यही कारण है कि स्टॉक थोड़ा सा एक क्लोज दायरे में है, क्योंकि मान के चलिए कि अगर और एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आता है तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू में और थोड़ी सी कटौती होगी और लग तो नहीं रहा है कि इनको अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे डाउट्स है वेदर एसेट क्वालिटी का जो पूरा मसला है वो क्लियर हो चुका है कि नहीं। तो मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही निवेशित रहिए, अदरवाइज बहुत अच्छे बैंक्स अवेलेबल है जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, जो येस बैंक के मुकाबले में काफी वेल पोजिशनड है, क्योंकि सबसे बड़ी बात बैलेंस शीट क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है बैंक्स में, मैनेजमेंट का भी काफी बड़ा योगदान होता है और जब क्रेडिट ग्रोथ 11-12% होता है तभी आपकी कैपिटल एडिक्वेसी अगर ठीक ठाक है तो ही आपको ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए, निवेशकों को यहाँ पे फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका निवेश है तो आप उसको बनाए रखिए। कल्याण ज्वेलर्स, अविनाश जी, हमने लगातार इस शेयर में बहुत तेजी देखी और बड़ी कंपनियां उनको ये पीछे छोड़ रही थी, मतलब कि कल्याण ज्वेलर्स में 6% 8% की तेजी नॉर्मल सी लग रही थी। अब ये 230 रुपए के आसपास के भाव इसके हो गए हैं कल्याण ज्वेलर्स के। इसमें भी निवेशित रहने की सलाह देंगे या फिर कहीं पोजीशन शिफ्ट कर लें यहाँ से? ज्वेलरी स्पेस में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफी है, लेकिन जिस प्राइस पे इन्वेस्टर ने यहाँ पे पोजीशन ली है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए इस बाजार में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग रेगुलर करना बहुत जरूरी है और इसके साथ ये भी मैं बता दूं कि देखिए अभी जो लेवल पे कल्याण ज्वेलर पहुंचा है, अभी इंक्रीमेंटल अपसाइड थोड़ी सी टाइम लगेगा, स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा। हालांकि इनके लिए सबसे बड़ी जो ट्रिगर पॉइंट है स्टॉक बढ़ने के लिए कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है, इन्होंने बहुत नए जोग्राफिकली रिटेल आउटलेट्स खोले हैं और इनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बहुत एग्रेसिव है। तो इस कारण से मार्केट को डेफिनेटली दिलासा लगा है कि ग्रोथ आगे भी आएगा। प्लस ऑर्गेनाइज ज्वेलरी स्पेस में बहुत कम प्लेयर्स है जो बड़ी मात्रा में काम करते हैं, क्योंकि अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर 30-40% है, तो आगे चल के ग्रोथ मोमेंटम तो गिरेगा। मेरे ख्याल से 50% स्टॉक इनको होल्ड करना चाहिए, 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अगले साल 1.5 साल का नजरिया लेके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। शुगर शेयरों में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताएं, दबाव भरे बाजार में भी शुगर स्टॉक्स में तेजी के आखिर क्या ट्रिगर्स हैं? देखिए, घरेलू बाजार में दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, 6 साल की ऊंचाई पर दाम बढ़ गया और सबसे बड़ी वजह यह है महाराष्ट्र एक मेजर प्रोड्यूसर देश का, जहां पर उत्पादन 4 साल में सबसे कम हो सकता है और पिछले साल के भी मुकाबले अगर आप देखें तो 14% कम उत्पादन हो सकता है।
21-22 में हमने देखा था कि 2021-22 में हमने रिकॉर्ड उत्पादन देखा था महाराष्ट्र में 137 लाख टन गन्ने का उत्पादन, चीनी का उत्पादन हुआ था, जबकि 22-23 में हमने देखा वो घटकर 105 लाख टन आ गया। अब और इस साल घटने की उम्मीद है। जो नया सीजन जो शुरू होगा 2001 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में, उस बार 90 लाख टन ही शुगर उत्पादन का अनुमान है और 1/3 अकेले महाराष्ट्र उत्पादन करता है देश का। 2021-22 में हम 112 लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट इसलिए कर पाए थे क्योंकि महाराष्ट्र में उस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था और इस साल यहाँ पर लगातार कमजोरी की संभावना बनी हुई है और यही वजह है कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। रिटेल में दाम 45 रुपए प्रति किलो के आसपास जा चुके हैं। एक्स मिल प्राइसेस वगैरह भी अगर क्विंटल का भाव देखें तो 3800 के आसपास चले गए हैं। तो लगातार यहाँ पर भी तेजी दिख रही है और अगर ग्लोबल मार्केट से भी, ग्लोबल जो शुगर का बेंचमार्क है वहाँ से भी तुलना करें तो हमारा भाव अभी भी काफ़ी नीचे है, करीब 40% नीचे है। तो अभी भी काफ़ी गैप है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले। इस साल उत्पादन सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी कम रहने की संभावना है। देश का आधा उत्पादन सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र करता है। कर्नाटक में भारी डिफिसिट है। अगस्त के महीने में काफ़ी कम बारिश हुई थी इन दोनों ही राज्यों में। महाराष्ट्र में तो सामान्य से 59% कम बारिश हुई थी। इस्मा जो शुगर मिलों का एसोसिएशन है, उनको भी लगता है कि इस साल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रह सकता है। उन्होंने हालांकि शुरुआती अनुमान 316 तो 317 लाख टन का दिया है, लेकिन इंडस्ट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 300 लाख टन से के नीचे भी शुगर उत्पादन जाने की संभावना जता रहे हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो बता देता हूँ। कच्चे तेल के दाम लगातार तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। आई शुगर 12 साल की ऊंचाई पर है। एल नीनो की चिंता से थाईलैंड, भारत के साथ साथ थाईलैंड में भी उत्पादन की कमी की चिंता है। क्रूड के ऊंचे भाव से इथेनॉल ब्लेंडिंग पर फोकस बढ़ रहा है और उधर भी डाइवर्जन काफ़ी तेज़ी से होगा। तो वो भी सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि जो शुगर कंपनियां हैं, शुगर मिलें हैं, उनके मार्जिन में सुधार होगा। उनके पुराने जो चीनी के स्टॉक होंगे वो बेहतर प्राइसिंग, यहाँ पर प्राइसिंग पावर उनकी बेहतर हो जाएंगी, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा और इसलिए लगातार शुगर शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो हर पहलू आपके सामने विश्व मोहन ने रखा और चलिए जरा शुगर शेयरों पर एक राय भी लेना बनता है, क्योंकि हम देख रहे हैं डालमिया भारत शुगर हो, शक्ति शुगर्स हो, धामपुर शुगर हो, उत्तम शुगर हो, रेणुका शुगर हो, बलरामपुर चीनी, हर तरफ जो है वो तेजी, और तेजी क्या जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। 12% इस वक्त डालमिया भारत देख लीजिए, लगभग 11.5%। शक्ति शुगर, धामपुर शुगर की बात करें तो 8% के ऊपर। वहीं बात करें रेणुका शुगर की तो यहाँ पर लगभग 5.5% की तेजी नजर आ रही है और बलरामपुर चीनी भी 6.5% ऊपर। अविनाश जी, शुगर शेयरों में एक तरह से जो तेजी नजर आ रही है उसके तमाम फैक्टर्स और ट्रिगर्स तो हमने बता दिए। यहाँ पर आपको कोई वैल्यू आकर्षक लगती हुई जहां पर जो है वो बेहतर नजरिया बन सकता है? अविनाश सर, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। सॉरी। देखिए, शुगर कंपनीज की अगर हम बात करें प्रशांत, तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास बड़ी कैपेसिटी है और प्लस एथेनॉल कैपेसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे बेनिफिट काफ़ी सिग्निफिकेंट आएगा। यहाँ पे बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, ये सारी कंपनीज है जहाँ पे हमको लग रहा है कि द करंट ईयर शुड बी वेरी गुड। इनफैक्ट शुगर का सीजन सितंबर टू सितंबर होता है, तो आपको शायद अच्छी खासी कमाई थर्ड क्वार्टर से देखने को मिलेगी। एथेनॉल को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव्स है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बायोफ्यूल का ग्लोबल थीम सेटअप किया था G20 के मीटिंग में, इससे यही लगता है कि डेफिनेटली एथेनॉल एक ग्लोबल थीम बनेगा। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ऑफ कोर्स प्राज इंडस्ट्रीज है, बट जो एथेनॉल की कीमतें हैं यहाँ पे लोकल मार्केट में अनुमान है कि क्रूड का भाव अगर ज़्यादा बढ़ता है तो गवर्नमेंट विल गिव इंसेंटिव्स टू द एथेनॉल प्लेयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि जितना हो उतना एथेनॉल का ब्लेंडिंग बढ़े। तो मेरे ख्याल से धामपुर शुगर और धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स और बलरामपुर चीनी, ये 2-3 स्टॉक्स है जो हमको काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि टेलविंड सेक्टर में अभी काफ़ी पॉजिटिव है। और जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि प्राइसेस अगर बढ़ते हैं शुगर कंपनीज के, तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल अपसाइड काफ़ी होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वही के वही रहते हैं। ऑब्वियसली मार्जिन्स में अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी।
तो बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर और श्री रेणुका शुगर, इस स्पेस में आप इन तीनों कंपनियों पर नज़र रख सकते हैं। एथनॉल थीम का यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ इन तमाम कंपनियों को और शानदार तेज़ी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम से आया है हमें ब्रिजेश कुमार जी का। IRB इंफ्रा है इनके पास, 1400 शेयर्स 26 रुपये पर लिया था इन्होंने और मुनाफा हो रहा है। स्टॉक अब देखिए 32 रुपये के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले स्टॉक में एक गिरावट आई थी, लेकिन अगर एक महीने का ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली है। थोड़ा ऊपरी स्तरों से लेकिन ये स्टॉक नीचे आया है, लेकिन मुनाफे में ही है ये भी। कुणाल, IRB इंफ्रा क्या करे इस स्टॉक में? वेल 26 रुपए की खरीदारी है और अभी 32 रुपए पे चल रहा है नाउ। सबसे पहले उनका व्यू अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो मैं कहूंगा कि होल्ड करके चलना चाहिए। मंथली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर की मोमेंटम दिखा सकता है, तकरीबन 45-47 तक की। लेकिन अगर उनका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए है, नजरिया शॉर्ट टर्म का है, तो मैं कहूंगा कि थोड़े स्टॉक में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। बाकी के शेयर में 31 के एसएल के साथ 31 का एक ट्रेडिशन मेंटेन करके पोजीशन को कैरी करना चाहिए। सो 50% यहाँ पे बुक करना चाहिए अगर पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए बनाई है, और बाकी की जो पोजीशन है उसके लिए 31 का एक ट्रेडिशन मेंटेन करना चाहिए। तो ऊपर में 35 तक की मूवमेंट अगेन ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। IRB इंफ्रा पर ये भी आगे चलेंगे। आगरा से नीरज जुड़ रहे हैं। नीरज नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नीरज आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हाँ तो सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास साइलेंट DLM में IPO जी नीरज जी सवाल पूछिए अपना। 265 में। ठीक है, IPO में शेयर मिले थे इनको। साइंट DLM की हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है और अब 692 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, 50% करीब ऊपर, 400 रुपए के ऊपर लिस्ट हुआ था शेयर ये, और बहुत बढ़िया मुनाफा। अविनाश जी अब क्या करना है, निवेशित रहना है या फिर इतना बढ़िया मुनाफा जब हो रहा हो, डबल से ज्यादा भाव हो गए हो, तो मुनाफा वसूली करने में समझदारी है? नहीं, आई थिंक जिस प्रकार का पैसा इनको बना है इतने छोटे समय में, तो मैं तो कहूंगा कि कम से कम अपना कॉस्ट निकाल दे, पूरा 56 शेयर्स ना बेचे, लेकिन इसमें से अगर आधे शेयर्स भी बेचते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। मेरे ख्याल से बैलेंस क्वांटिटी वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, साल भर भी नहीं हो चुका है। और ऑब्वियसली ऐसे मार्केट में जब मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, तभी प्रॉफिट्स को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस होल्ड कर लीजिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, ऑर्डर बुक भी अच्छा है और ऑब्वियसली आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से 50% होल्ड करिए, 50% प्रॉफिट बुक करके निवेश से थोड़ा सा कैश फ्लो जनरेट कीजिए। साइंट DLM पे 50% आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह और आगे के लिए बाकी क्वांटिटी होल्ड करने का नजरिया। बढ़ते हैं आगे। जय कुमार कोलकाता से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय कुमार, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास में टाटा पावर्स के सर 249 रुपए के भाव के 1000 शेयर लिए हुए हैं सर। और तो उसमें सर क्या करना चाहिए मेरे को सर, ये भी रुकना चाहिए या छोड़ देना चाहिए सर लंबी अवधि के लिए? ठीक है, चलिए अविनाश जी लंबी अवधि का नजरिया आप ही बताएं, क्या करना चाहिए? टाटा पावर में 249 रुपए पे इन्होंने परचेस किया है। आई थिंक देखिए लंबी अवधि की बात करें तो यहाँ पे अगर इनका कन्विक्शन कम से कम 12-15 महीने का है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे प्राइस पे एंट्री की है। और टाटा पावर जनरेशन में काफ़ी दिग्गज प्लेयर है, अभी सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में वो एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स का भी बिजनेस में बहुत एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं। तो नजरिया 12-15 महीने का रखिए, कम से कम 325-330 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि देखिए ये शेयर थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं टाटा पावर के, यहाँ पर बने रहने की राय आपके लिए। फेसबुक पर हमें दीपक जी ने सवाल भेजा है। विप्रो पर 50 शेयर्स इन्होंने 398 पे लिया था, काफ़ी अच्छे लेवल पर लिया था, वहाँ से विप्रो में इन्हें मुनाफा हो रहा है। स्टॉक देखिए इस वक्त 439 के आसपास कारोबार कर रहा है, अपने आज के ऊपरी स्तर के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल तो मुनाफे में है कुणाल, लेकिन अब अगली टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप विप्रो के लिए? लेवल पे विप्रो ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छे खासे लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है 423-425 के लेवल का। अभी स्टॉक
435 439 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मैं ये कहूंगा कि स्टॉक 435 के ऊपर अगेन अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से वन वे रैली हमें स्टॉक में देखने को मिलेगी, जिसके बेस पे स्टॉक हमें 530 से लेके ऊपर में 620 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का ही है। एंड अक्टूबर 2023 के बाद एक नई रैली हमें ओवरऑल आईटी काउंटर्स, आईटी सेक्टर्स में देखने को मिल सकती है। तो व्यू मेरा होल्ड करके चलने का बन रहा है। लेवल अगेन बता देता हूँ, 445 का एक लेवल है। अगर उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो ऊपर में 530 एंड वो ब्रेक होते ही 620 तक के लेवल एज अ टारगेट विप्रो हमें दिखा सकता है। विप्रो को लेकर ये राय, फटाफट आगे बढ़ेंगे। राजकोट से हिना हमारे साथ है। हिना नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? एरोफ्लेक्स है 172 में 500 से है, तो क्या करने का आगे उसको? एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ये भी हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है और करीब करीब 100 गुना ये आईपीओ भरा था और लिस्टिंग पर निवेशकों के पैसे डबल भी हुए थे। 500 शेयर हैं 172 के भाव पर, नुकसान हो रहा है करीब करीब 6,500 रुपये का इनके पोर्टफोलियो पर। 158 के प्राइस अभी हैं। अविनाश जी, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज थोड़ा सा खतरा होता है कि जब इतनी सब्सक्रिप्शन आ जाए और आईपीओ जब लिस्टिंग पर ही जब डबल हो जाए ना, तो थोड़े रिस्की हो जाते हैं। फिर भी कई निवेशक लेते हैं डिप्स के जहां मिलता है। क्या सलाह होगी आपकी एरोफ्लेक्स में? नहीं, आई थिंक अभिषेक, देखिए इन्होंने कंपनी तो बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन मेरे ख्याल से एक ऊपरी लेवल पे खरीदा है। मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में पैसा अच्छा बनेगा। कल परसों ही मैं पढ़ रहा था कि एरोफ्लेक्स एरोस्पेस बिजनेस में भी एंटर कर रहा है और ये मोनोपोली प्लेयर है। इंडिया में इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कम से कम 22-23% के मार्जिन पे ये काम करते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि अगले 3 साल वो 35% के CAGR से ग्रो करेंगे। तो नजरिया अगर आपका 12-15 महीना है तो अच्छा पैसा बन सकता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करिए, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद बिजनेस कमेंट्री आएगी। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई तब होगी जब 12 to 15 मंथ्स ये होल्ड करेंगे और तभी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो तब तक होल्ड करें। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। सतीश हैं अहमदाबाद गुजरात से। सतीश नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ नमस्ते, गुड आफ्टरनून। जी पूछें अपना सवाल। हाँ, मेरे पास में सर है ज्योति रेजिन है, ज्योति रेजिन लिमिटेड 60 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 792। ठीक है, 60 शेयर हैं और 792 के भाव पे आपने लिया हुआ है। बहुत अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है और मुनाफा भी आपको अच्छा खासा होता हुआ। कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं आप? आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सर। ठीक है, चलिए अविनाश जी, क्या होगी सलाह ज्योति रेजिन्स पे? इस पे इन्होंने एंटर किया है, लेकिन मेरा तो मानना है कि देखिए मिड कैप स्टॉक्स में जिस प्रकार से रैली हो चुकी है, जब तक आप पेपर प्रॉफिट्स को कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं करते तब तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का कुछ मतलब नहीं होता। इनके पास 60 शेयर है, तो मैं ये कहूँगा कि जितना पैसा इन्होंने डाला है कम से कम अपना कैपिटल निकालिए और अगले साल 1.5 साल तक होल्ड करिए। कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ आएगा, एक्सपेंशन का भी बेनिफिट इनको मिलेगा, बट डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर ले और बैलेंस क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। ओके, तो ये है व्यू स्टॉक पर। अब आगे बढ़ेंगे और व्हाट्सएप पर दीपक जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है वोडा आइडिया पर। 8,000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं स्टॉक के 9 रुपए के भाव पर। और अक्सर हम देखते हैं रिटेल निवेशक ये जो छोटे स्टॉक्स हैं यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी कर लेते हैं। लकीली इनको मुनाफा हो रहा है, फिलहाल ये मुनाफे में है। 9 रुपए पे लिया था, अब 10 रुपए के ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। आप सजेस्ट करिए कुणाल, और तेजी के लिए थोड़ा रुके, वेट करें या फिर निकल जाएं स्टॉक से? जो भी मुनाफा हो रहा है 15,000 के आसपास के मुनाफे में है फिलहाल, ये तो निकल जाना चाहिए इन्हें। मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए फिलहाल। स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है, वो भी एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। ना एक माइनर सा रेजिस्टेंस आ रहा है 11.55 रुपए पे। और अगर मैं रिसेंट के हाई की बात करूँ तो भी 11.55 का ही हाई है, अगर मैं पिछले 2-3 दिन की बात करूँ तो। सो व्यू ये है कि अगर 11.55 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो वन वे रैली में हमें ये 16 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है। 16 रुपीज के टारगेट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो व्यू होल्ड करके चलने का बन रहा है। 11.55 का जो लेवल है उसको ध्यान में रखिए, वो जैसे ही क्रॉस करता है 16 रुपए के मिनिमम टारगेट है, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं।
वोडाफोन आइडिया को लेकर ये भी आगे बढ़ेंगे। रांची से ब्रजेश कुमार का सवाल लेंगे और इनका सवाल आया है पीरामल एंटरप्राइजेस के बारे में। 75 शेयर हैं 706 रुपये के भाव पर, बढ़िया प्राइस पॉइंट और शेयर बहुत चला भी है और हम देख रहे हैं कि अब 1000 रुपये के ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है। अविनाश जी, पीरामल एंटरप्राइजेस इनको ठीक ठाक फायदा हो रहा है और हम ये देख रहे हैं कि 2-3-4 दफा ऐसा हो गया है कि 1100 के ऊपर निकलने में ना संघर्ष करना पड़ रहा है, फिर वहां पर या फिर वहां जाने पर सप्लाई आ जा रही है। आपकी क्या सलाह होगी? निवेशित रहें, समय दें और या फिर यहां से निकल के कहीं और स्विच कर लें? नहीं, यहाँ पे आई थिंक ये होल्ड कर सकते हैं। देखिए, इनका बाइंग प्राइस तो बहुत ही अच्छा है और ऊपर से जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको FY24 में बिजनेस में देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि 1100 का एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर ये कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, वेल मैनेज्ड कंपनी है, बिजनेस का भी काफी अच्छा पोटेंशियल है और सबसे बड़ी बात, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इन्होंने पिरामल फार्मा को अलग करने के बाद जो फोकस बिजनेस पे आया है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट्स उम्मीद लगा के बैठा है कि FY24 में अच्छी खासी ग्रोथ आएगी, तो यहाँ पे होल्ड करें, बट टाइम फ्रेम 12 to 15 मंथ्स का रखना जरूरी है। इस पर आपको राय। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। विकास हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। विकास नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हेलो जी विकास, पूछें अपना सवाल। सर, मेरे पास 2 शेयर हैं, एक है हिमाद्री स्पेशलिटीज, ठीक है, और एक है सर, हेलो, हाँ हाँ, हिमाद्री फैसिलिटीज, हेलो जी जी, आगे बताएं। हाँ, और एक है सर फेडरल बैंक। ठीक है, हिमाद्री आपने किस लेवल पे खरीदा है? हिमाद्री सर मैंने 55 रुपीज पे लिया है। ठीक है, और फेडरल बैंक भी 55 रुपीज में लिया है सर। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप? सर ये कोविड के टाइम पे लिया था जब मार्केट नीचे आ गया था। ठीक है, चलिए, तो आपको आगे का थोड़ा नजरिया इन दोनों स्टॉक्स पर देते हैं। अविनाश जी बताएं, हिमाद्री में क्या करना चाहिए? 55 रुपए के भाव पे इन्होंने एंट्री की है और इस वक्त जो है अच्छा खासा तगड़ा मुनाफा इनको होता हुआ, और इसी लेवल पर उन्होंने फेडरल बैंक भी खरीदा है। आई थिंक दोनों शेयर्स में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। देखिए, हिमाद्री केमिकल्स में इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए जो लिथियम बैटरीज बनाते हैं उनका जो केमिकल बेस होता है वो हिमाद्री केमिकल्स बनाती है, प्लस टार का काफी बड़े प्लेयर है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आने वाला साल 1.5 साल भी अच्छी विजिबिलिटी रहेगी। रही बात फेडरल बैंक के ऊपर भी मुझे लग रहा है कि देखिए विद इन द साउथ बेस्ड बैंक्स इनका कासा रेशियो, इनका डिपॉजिट बेस, इनकी फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी अच्छे HNIs, इंस्टीट्यूशनल फंड्स भी यहाँ पे निवेशित है, तो बैंक्स में फेडरल बैंक भी मुझे लग रहा है कि 170-180 जाने का पोटेंशियल रखता है। बट मेरे ख्याल से देखिए जो प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है ना, मेरे ख्याल से जैसे मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि जब तक आप प्रॉफिट्स बुक नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा तो अपना प्रॉफिट बुक करवा लीजिए। ऑलमोस्ट 3 टाइम इनका प्रॉफिट दोनों शेयर्स में हो चुका है, तो 300% रिटर्न के बाद मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर करना चाहिए और बैलेंस क्वांटिटी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह, क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा आपने देख लिया है और बाकी क्वांटिटी होल्ड करने का की रणनीति आपको मिलती हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश सर। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल आपका भी शो में जुड़ने के लिए और अहम राय देने के लिए। मुझे, मेरे सहयोगी अभिषेक और पूजा को दीजिए इजाज़त।